नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम जानने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, कितने प्रकार की मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम पूरी तरीके से जानकारी हासिल कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्रधानमंत्री के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए और पहले वो लेक्चर देखिए ताकि आपको पता लगता रहे, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमने ऑलरेडी उस लेक्चर में ले ली है, तो मैं सिर्फ रेफरेंस उनका दे दूंगा कि हाँ उस लेक्चर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेक्चर। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद यह है क्या है, तो भारतीय जो संविधान है अपना, उस भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद के संबंध में दो आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के बीच में बताया गया है। इन दोनों आर्टिकल्स में मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनका कार्यकाल के बारे में, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, वेतन भत्ते सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 जो है ये महत्वपूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद का खाका खींच देते हैं। फिर अगर आप देखें 77 और 78 अनुच्छेद है, वो भी मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ बातें तो करते ही हैं। अनुच्छेद 74 सबसे पहले हम देख लें तो 74 क्या है। 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? पीएम, प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर राष्ट्रपति को अपने कार्य को निष्पादित करने में सहायता देते रहते हैं, बशर्ते कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सामान्य रूप से पुनर्विचार के लिए वो एक बार तो कह ही सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। और ये कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन से 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था कि एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। जबकि 42वें में कह दिया गया था, माफ कीजिएगा 42वें में नहीं, इससे पहले शायद माफ कीजिएगा अभी मेरे को याद नहीं है वो, तो आप 44 में अभी याद रखिए कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये लिखा गया था कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मैं थोड़ा दिमाग में निकल रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा, या तो मैंने पुराने लेक्चर्स में बता ही रखा है आपको। ठीक है, अगर हम देखें कोई भी भ्रम जो है वो न्यायालय का विषय यहाँ पर नहीं होगा कि न्यायालय इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया, इसके बारे में न्यायालय में कोई बात नहीं जा सकती है। फिर देखें अनुच्छेद 75 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में ये बात करता है। पहले तो क्या कहता है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी जो मंत्रिपरिषद होती है। एक मंत्री को उसी प्रकार अपना कार्य संभालना होगा, पद संभालना होगा जैसा कि राष्ट्रपति चाहते हैं। और राष्ट्रपति क्या चाहेंगे, क्योंकि जो पीएम उनको बताएंगे कि पीएम बोल दे कि फला मंत्री को ये बनाओ, एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाओ, राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाओ, निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री बनाओ, तो ये कौन बना देंगे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको बना देंगे। और केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, क्वेश्चन इससे बन चुका है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। और ये जो है शपथ क्या लेंगे, तो अनुसूची 3 जो है, तीसरी अनुसूची में जो भी शपथ लिखी गई है उसके अनुसार ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन दिलवाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और किसी मंत्री को केंद्रीय परिषद का हिस्सा बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट बन गया, गलत होगा। वो हो, अगर नहीं भी हो तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री भी हालांकि बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें यह है कि उसे कम से कम 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर उसे लेनी होगी सदस्यता किसी भी सदन की, अन्यथा वो इसके आगे जाके मंत्री नहीं रह पाएगा। ऐसा एस जयशंकर साहब के मामले में हुआ था। एस जयशंकर साहब जो है वो राज्यसभा से इनको बनाया गया था। जब इनको मंत्री बनाया गया था 2019 में, उस वक्त ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में इनको राज्यसभा से सदस्य बनाया जाता है ना। 91वां संविधान संशोधन एक यहाँ पर आप देखते रहिएगा। इस 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें क्या लिख दिया गया? देखिए इससे पहले क्या था कि अपने चाचा को, भतीजे को, या कोई जो है कोई दल का व्यक्ति मान नहीं रहा है, कोई नेता मान नहीं रहा है, तो उसको मंत्री बना देते थे, कोई सा ही मंत्री, तमाम मंत्री हो जाते थे। तो ये बात है कि यार मंत्रियों की संख्या कोई निर्धारित तो हो, जो देखो वही मंत्री बना बैठा है। तो इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये कह दिया गया
कि मंत्रियों की संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं होगी। क्या 15%? लोकसभा की सदस्य संख्या की। किसकी? लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, है ना। और अगर किसी राजनीतिक दल के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो फिर वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा, चाहे वह सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 77 जो है इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि भारत के कार्यकारी जो कार्य हैं उसके संचालन से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति ही वो करेंगे, है ना। क्या कार्रवाई होगी वो सारा का सारा उससे रिलेटेड है, जो भी बिजनेस होगा गवर्नमेंट का वो सारा राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। अनुच्छेद 78 क्या है? इससे पहले प्रधानमंत्री वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता दूं तो इसमें यह है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिए हैं उस मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में जानकारी देते हैं जब भी राष्ट्रपति इनसे मांगते हैं तब, या खुद अपनी मन की मर्जी से ऐसा वो करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 बताया गया है सदन के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों के बारे में। इसमें यह कहा गया है कि एक सदन के संबंध में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। तो क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? देखो, कोई भी मंत्री है, मंत्री चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, वो दोनों में सदन में किसी भी सदन में बोल सकता है, मत अपना रख सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। यहां से भी क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। मान लीजिए एक मंत्री है लोकसभा का, मान लीजिए कि यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ले लेते हैं। राजनाथ सिंह जी जो है वो लोकसभा से सदस्य हैं और ये राज्यसभा में जाकर उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा में बोल सकते हैं, परंतु 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 ये राज्यसभा में मत नहीं दे सकते हैं। वोटिंग जब होगी तो ये राज्यसभा में नहीं देंगे, ये वोट किस में करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, ये आपको याद रखना। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी जो होते हैं, ये भी जो केंद्रीय कार्यपालिका उसके सदस्य होते हैं। तो महान्यायवादी जो है ना, वो महान्यायवादी भी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, है ना। और परंतु ये वहां पर वोटिंग जो है वो नहीं कर सकते, या इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर आ जाता है मंत्रियों का दायित्व क्या है। तो मंत्रियों के दायित्व के बारे में संविधान में यही है कि मंत्रियों का यहाँ पर कोई भी दायित्व नहीं होता है। क्या है? मंत्रियों का कोई भी दायित्व नहीं होता। जो राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करते हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, तो प्रति से हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है मंत्रियों को भारत में। जबकि हम देखें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में वहाँ के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं वहाँ के राजा रानी के, उनके ऊपर वहाँ के मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए मंत्री का दायित्व होता है। वहाँ पर होता है किंग नेवर रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं होता है ना। परंतु यहाँ पर मंत्री की कोई वो जिम्मेदारी नहीं होती है, यही यहाँ पर बताया गया है। फिर अगर आ जाए कि यहाँ पर कोई भी कानूनी जिम्मेदारी यहाँ पर मंत्री की नहीं होती है। राष्ट्रपति के कोई भी आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है किसी भी मंत्री को। फिर आ जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? किसके प्रति होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व? तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे किसी व्यक्ति मंत्री को हटा सकते हैं। मगर देखिए इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा देंगे, नहीं, पीएम की सलाह पर हटाएंगे। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। बिना पीएम की सलाह पर किसी मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाना असंवैधानिक होगा। या सेम टू सेम अगर हम राज्य में देखें तो बिना सीएम की सलाह के राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को हटाया जाता है तो वो गलत होगा, असंवैधानिक होगा। ऐसा कर दिया गया अभी तमिलनाडु में। कहाँ कर दिया गया? तमिलनाडु में एक मंत्री को वहाँ के राज्यपाल ने हटा दिया, निष्कासित कर दिया, पद बहिष्कार कर दिया उसका, कि आप अपने पद से आप हटाए जाते हैं। परंतु मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, संविधान में ऐसा कोई जो है प्रावधान ही नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जा सकता है। अब हम देखें कि मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है। तो मंत्रिपरिषद की संरचना में देखेंगे तो मंत्रिपरिषद तो बहुत बड़ी होती है, जिसमें 15% तक हो सकता है ना लोकसभा के, तो ये तो हो गया लगभग 75 मंत्री के आसपास हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। तो अब इस मंत्रिपरिषद में भी कुछ भाग होते हैं, जैसे एक होता है कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, जो कि मंत्रिमंडल जो होता है ना, मंत्रिमंडल इसी कैबिनेट को कहते हैं। तो मंत्रिमंडल में की बैठकों में भाग एक कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं।
ये होते हैं साधारणतः 20-25 15-20 कितने 15-20 मंत्री मात्र ये होते हैं। कितने मंत्री मात्र 15-20 मंत्री होते हैं। तो मान लीजिए 75 मंत्री है टोटल, तो ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें से मात्र 15 से 20 मंत्री जो है जो महत्वपूर्ण मंत्रालय धारण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय है। ये हो गए क्या, ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, और ये इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और सबसे ज़्यादा शक्ति इन्हीं के पास होती है। और ये मंत्रिपरिषद का शक्तिशाली नीति निर्धारक और निर्णय लेने वाला हिस्सा कौन होता है, यही कैबिनेट होती है। दूसरे तरीके के मंत्री आ जाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, जिन्हें कहा जाता है राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री देखिए दूसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की जो भी सदस्य होते हैं उनके पास सदस्यता कैबिनेट की नहीं होती है। सामान्यतः ऐसे कैबिनेट में भाग नहीं लेने दिया जाता, मगर अगर किसी मंत्री कोई स्वतंत्र प्रभार है तो उससे रिलेटेड कोई मामला कैबिनेट में चल रहा हो तो फिर उनको भाग भी लेने दिया जाता है ना। तो राज्य मंत्री भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है स्वतंत्र प्रभार, एक हो सकता है संलग्न। स्वतंत्र प्रभार मतलब किसी एक विभाग की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। जैसे मान लीजिए कि रक्षा विभाग है ना, तो रक्षा विभाग में रक्षा मंत्रालय है, इसमें बहुत सारे विभाग होंगे, बॉर्डर मंत्रालय तो खैर गृह मंत्रालय में है, तो तमाम मंत्रालय, तो उनमें से किसी एक विभाग जो है का पूरा भार किसी अलग मंत्री को दे दिया जाए, राज्य मंत्री को, तो वो हो जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। ये कैबिनेट मंत्रालय से सामान्यतः जुड़े होते हैं। फिर आ जाए तो एक होता है उपमंत्री। उपमंत्री क्या होता है, ये मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं, मंत्रियों की सहायक के रूप में काम करते हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं ये उपमंत्री। और कोई भी किसी भी उपमंत्री को स्वतंत्र प्रभार कभी भी नहीं दिया जाता, केवल राज्य मंत्री जो है राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कोई मंत्री जो है आज के टाइम पे कोई भी उपमंत्री सदस्य के रूप में भारत में नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता। फिर एक होता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव जो है ये कोई मंत्री भी नहीं होते हैं, न ही इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य दिया जाता है। बस ये सिर्फ ये मान लीजिए कि मंत्रियों की मदद के लिए उनके पास पीछे पीछे लगे होते हैं कि मान लीजिए किसी को अगर ट्रेनिंग देनी हो कि आगे जाके आपको मंत्रालय संभालना है तो फिर उनको संसदीय सचिव बना दिया जाता है। अभी देखें तो संसदीय सचिव भी कोई नहीं है, अभी कोई भी संसदीय सचिव भारत में की केंद्रीय कैबिनेट में नहीं है। एक होता है उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री का पद जो है इसके बारे में भी संविधान में कहीं नहीं बताया गया है, ये तो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी को उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब अटल बिहारी हुआ करते थे तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया था। तो ऐसे ही देखिए किन किन राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी होते हैं, जैसे कि आप यूपी में देख सकते हैं और तमाम राज्यों में आप ऐसा देख सकते हैं, कर्नाटक में भी शायद देख सकते हैं। फिर आ जाता है मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या होती है। तो मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या होती है, तो एक तो विभिन्न क्षेत्रों में कोई भी सार्वजनिक नीति का निर्माण करना है, उस नीति का क्रियान्वयन है, उस नीति का मूल्यांकन करना होगा, कोई नीति है उसको संशोधन करना है, तो ये सारे के सारे कार्य कौन करता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। जिसमें मनरेगा कौन लेकर आया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में लाया होगा। अब इसमें कोई संशोधन करना है तो यही करेंगे। और जो भी अन्य मंत्रालय हैं, जो जितने भी मंत्रालय उन मंत्रालयों के बीच में समन्वय बना रहे कि भैया रक्षा मंत्रालय के बीच में प्लस गृह मंत्रालय के बीच में समन्वय हो, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के बीच में और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में समन्वय हो। इन सब के बारे में कौन देखेगा, तो ये मंत्रिपरिषद ही देखेगी, ताकि संघर्ष को रोका जा सके इन दोनों मंत्रालयों के बीच में, अपव्यय को रोका जा सके, किसी कार्य का दोहराव हो रहा है तो उसको रोका जा सके, और जो रेंट सीकिंग मानसिकता होती है वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनकी, उसको रोका जा सके। और कौन से कार्य किए जाएंगे उनका विधायी एजेंडा कौन तैयार करता है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करती है कि क्या कार्य हमें करना है। फिर उन कार्यों की निगरानी कौन करती है, यही करती है। जो अधिनियम बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, वो सब के सब कौन देखता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देखती है। किसी की नियुक्ति करनी है, नियम निर्माण करना है, प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के संकट या आपदा आ गई तो उनसे निपटने का सारा काम कौन देखता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देखता है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है कैबिनेट, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना पहले, तो वो कैबिनेट सारा काम देखती है। भारत में जो है कोई आपदा वगैरह आ गई तो आकस्मिक निधि या समेकित निधि जो है उसका उपयोग करके यहाँ पर पूरा वित्तीय प्रबंधन करना, ये सारा कार्य भी किसका है, मंत्रिपरिषद का कार्य ही माना जाता है। तो ये लेक्चर हमने समाप्त कर लिया है। अब हम देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड सारे प्रावधान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में।
है ना। अगर ये 2-3 लेक्चर आप देख लेते हैं तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। संविधान के प्रावधानों से संबंधित, आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी है तो वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाने चाहिए। बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहाँ जाना है, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।